नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज है गुरुवार और आज समय है मेरे धारावाहिक के 13वां भाग प्रस्तुत करने का। उम्मीद करती हूँ मेरा फर्ज धारावाहिक आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, परंतु इसके पात्रों के बारे में कोई भी समझ में ना आए या कुछ भी हो तो मैंने ये पात्र परिचय डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त धारावाहिक के सारे भाग क्रमवार डिस्क्रिप्शन लिंक में हैं। आपने अगर कोई धारावाहिक ना सुना हो तो आप उधर से देख सकते हैं। तो अब प्रस्तुत है मेरे धारावाहिक का 13वां भाग। आपने अभी तक देखा कि मालती जी ब्रेन हेमरेज होने के उपरांत अस्पताल में थी और उनकी पुत्री रुचि उनका ख्याल कर रही थी। अस्पताल में ही रेवती भी आती थी और रेवती को रुचि मालती जी के बारे में बता रही थी। उनकी पूरी कहानी जानने के लिए आप धारावाहिक को क्रमवार सुन रहे होंगे। तो पिछले में आपने देखा कि रुचि ने रेवती को बताया कि जब मम्मी के पिताजी यानी नाना जी की भी मृत्यु हुई तो उनका चाची का पूरा ध्यान इस ओर था कि उनके पिता का सारा सामान अलमारी में से भी निकाल लिया जाए या जो भी, बस वो सब दिखावा था। एक दिखावा दिखावा दिखावा, झूठा रोना, सब कुछ। ये सब देखकर मालती जी के मन में उनके प्रति नफरत और बेचारगी खुद के प्रति बढ़ती ही जा रही थी। उनके पिता के मृत्यु वाली पूरी रात आंखों में ही कटी थी। उस रात कोई नहीं सोया था, सब आंगन में ही बैठे रहे थे। बस रेवती दीदी, मम्मी की जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं रही। रुचि ने रेवती को बतलाया, मम्मी को देखकर ही मैंने भी मुश्किलों का सामना करना सीख लिया है। हालांकि मम्मी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मुझ पर ज़रा सी भी आँच ना आए, परंतु फिर भी मेरी भी बहुत सी मुश्किलें थी। पर मम्मी को देख कर के मैंने बहुत कुछ सीखा और धैर्य तो मुझे उन्हीं से ही आया है। फिर रुचि ने रेवती को बताया उस दिन जब मम्मी जब भी बताती हैं कि उस रात जब आंगन में उनके पिता का मृत शरीर पड़ा था तो वो रात इतनी लंबी थी कि कांटे कट नहीं रही थी। और उसी एक रात में ही मम्मी ने उस घर के सबके असली रंग भी देख लिए थे। तब से ही मालती जी के मन में सबके प्रति इतनी नफरत थी कि बस पूछो ही मत। जैसा कि सबको टाइम दिया गया था कि 10 बजे उनके पिता का दाह संस्कार किया जाएगा, तो 10 बजे तक सब लोग घर पर आ चुके थे और नाना को ले जाने के बाद मम्मी तो उस अथाह पीड़ा को सहन ही नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद उसके घर में दूसरे दिन पापा की सरकारी कॉलोनी से भी बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए थे। पड़ोस वाली गीता के पापा मिश्रा जी ने जब मम्मी को प्यार करके मम्मी को गले लगाया तो मम्मी फूट फूट कर रोते हुए बोली, अंकल अब तो मैं अनाथ हो गई। तभी चाची उनकी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, ऐसा क्यों बोलती हो, हम हैं ना तुम्हारे माता पिता और हम दोनों जिंदा हैं। तेरा तो भरा पूरा घर है, तुम तो रो ही क्यों रही हो। गीता के पापा ने बताया कि मालती, गीता तुमको बहुत याद करती है और अब जब वह सरकारी नौकरी के सारे कंपटीशन की अकेली तैयारी करती है तो तुम्हें और भी ज़्यादा याद करती है। उसके बाद उन्होंने भी यही कहा, बेटा पढ़ाई अच्छे से करना
और अपने माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही उनकी फैमिली पेंशन तुम्हें मिलने लगे। इस इतवार को अपनी मम्मी के साथ गीता भी तुमसे मिलने आएगी। पेंशन का नाम सुना तो चाची तो दौड़ी दौड़ी आई और उनसे बोली, क्यों, उनकी पेंशन खाली ऐसे ही क्यों मिलेगी? उनका काज, उनका सारा काम तो यह बिट्टू कर रहा है। भाई तीनों बच्चों में पेंशन भी तो बराबर ही बंटनी चाहिए। क्या वो समय इन बातों का था? मालती जी को दुख के साथ बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर वो क्या करती। तभी गीता के पिता ने कहा, सरकार में उनकी पुत्री के रूप में केवल मालती का ही नाम लिखा गया है, इसलिए फैमिली पेंशन केवल इसी की ही बन सकती है। अब नाम जुड़ सकता है क्या? चाची ने गीता के पापा से पूछा। कॉलोनी वाले पांडे जी और शर्मा जी वो सब आए तो दुख प्रकट करने के लिए थे, पर सब चाची के प्रश्नों का उत्तर देने में ही लग गए। चाची ने उनसे पूछा, भाभी जी के जेवर भी बैंक से क्या मालती को ही मिलेंगे? शायद उन लोगों को भी यह बातें कम से कम इस मौके पर तो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो सब भी उठ खड़े हुए। जब से चाची को पता चला कि पापा की पेंशन भी बनेगी और वो मम्मी को मिलेगी, तब से वह मम्मी को यही समझाने में लगी थी कि हमने तुम्हें गोद दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस घर की हो गई। असल में तो तुम हमारी ही बच्ची हो ना तो तुम्हारी माँ मरी है और ना ही तुम्हारे पिता। ये बहन भाई सब तुम्हारे ही हैं। ताऊ जी के हर सामान में जैसे तुम्हारा हिस्सा है, जैसे ही इन दोनों बच्चों का भी हिस्सा है। मम्मी को ये सब सुनना इतना आसान तो नहीं हो रहा था, रुचि ने रेवती को बताया, पर फिर भी वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। तब चाची ने ऊपर जाकर मम्मी को बोला, अब यह ऊपर वाला कमरा तुम्हारा नहीं रहेगा, अब ऊपर वाला कमरा बिट्टू को मिल जाएगा। तुम अपने पापा वाले कमरे में नीचे चली जाओ और जो भी सामान नीचे है वो हम सबके सामने ही रहेगा। मम्मी चुप थी। वो ये भी नहीं कह पाई कि यहाँ नीचे दुकान के और घर के शोर में वे कैसे पढ़ पाएंगी, परंतु अब उनकी पढ़ाई के बारे में ना तो कोई ध्यान करने वाला था और ना ही कोई सुनने वाला। अभी 13 दिन तक तो वह कॉलेज भी नहीं जा सकती थी। तीसरे दिन उनके कॉलेज की भी सहेलियां पुष्पा, सुषमा, मंजू, रवि वर्मा, रवि वर्मा उसके पापा, रुचि ने कहा रवि वर्मा मेरे पापा ही थे, तो वो सब पापा की गाड़ी में ही बैठ के आई थी, क्योंकि पापा भी तो उसी कॉलेज में थे ना। ओह, मम्मी से मिलने जब उनकी सारी सहेलियां रवि वर्मा यानी पापा की गाड़ी में बैठकर आई, तो मम्मी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उस समय कैसा व्यवहार करे। उनका मन हुआ कि वो अपनी सहेलियों के गले लगकर फूट फूट कर रोए या कि सिर्फ बातें करे। घर से निकलकर सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ ही कॉलेज में समय काटना उन्हें अच्छा लगता था। अब उनकी बचपन की सहेलियां तो सरकारी मकान में थी, वो तो दूर हो चुकी थी। सिर्फ कॉलेज की सहेलियां ही थी जिनसे कि वो रोज़ मिला करती थी, और उन्हें भी उसके घर के हालातों के बारे में सब कुछ पता था। पापा भी मम्मी की क्लास में ही पढ़ते थे। हालांकि वह मम्मी से उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन फिर भी उनकी दिल्ली में पचकुइया रोड पर सबसे बड़ी फर्नीचर की दुकान थी। कॉलेज तो वो यूं ही आ जाते थे। पढ़ाई में ना तो उनको बहुत होशियार होना था और ना ही वह थे। पढ़ाई के अलावा वो कॉलेज की हर गतिविधि में पूर्णतया सक्रिय रहते थे। भले ही कॉलेज में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कॉलेज का इलेक्शन हो, कॉलेज के खेल प्रतियोगिताएं हों, हर जगह रवि वर्मा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी।
हालांकि वो खुद तो कभी कॉलेज के इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, लेकिन उनकी सहायता के बिना किसी की भी जीत होना लगभग असंभव ही था। हैंडसम तो वो बहुत थे और उनका मिलनसार व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता था। वैसे तो वो बाइक ही रखते थे, पर कभी कभी कार से भी कॉलेज आया जाया करते थे। उस समय बाइक रखना, कार रखना इतना आसान नहीं था। मतलब वो वाला समय ऐसा था ही नहीं। जब सभी उनसे प्रभावित होते थे तो मम्मी भी अछूती कैसे रह सकती थी। लेकिन मम्मी को भले ही वो प्रभावित करें या कि अच्छे लगे, पर मम्मी के लिए तो वो बहुत दूर के चांद ही थे ना, जिन्हें कि वो कभी भी हासिल नहीं कर सकती थी। कहाँ मम्मी का परिवार और कहाँ उनका करोल बाग में एक बहुत बड़ा सा मकान, और वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे। वो एक ऐसा चांद थे जिन्हें कि मम्मी छू ही नहीं सकती थी। लेकिन अपने घर पर उन्हें आया देख मम्मी एकदम असमंजस की सी स्थिति में थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रवि वर्मा से उनकी मुलाकात इस तरह से भी हो सकती है। उन्हें आया देख मम्मी ने शायद पहली बार ही किसी के लिए गुड़िया से कहा होगा कि इनको भी चाय पिला दो। हालांकि किसी भी सहेली ने चाय तो नहीं पी, लेकिन रवि वर्मा ने मम्मी से कहा, कॉलेज में तुम्हारी इतनी छुट्टियां होंगी, कहीं अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए एप्लीकेशन लिखकर मुझे दे दो कि तुम इतने दिन की छुट्टी लोगी। मैं अपने आप मेडिकल वगैरह करके आगे का काम मैं खुद देख लूँगा। जितनी भी पढ़ाई होगी जब तुम आओगी तो तुम्हारे को पता चल जाएगा। तुम कॉलेज की चिंता मत करना, वो मैं सब देख लूँगा। पापा का उस दिन घर में आना ही, जी हाँ, रवि वर्मा का उस घर में आना ही मम्मी के लिए एक ऐसा अनुभव था मानो कोई वीआईपी उनके घर में आया हो। वीआईपी क्यों, वीआईपी बहुत। उन सब के जाने के बाद मम्मी को अपने कॉलेज और अपनी पढ़ाई की यादें, जो कि वो बिल्कुल भूल चुकी थी, फिर से आई और उन्होंने अपना बैग और अपनी किताबें दोबारा से खोल कर देखी। उस दिन शाम को जब सब चले गए तो चाची ने मम्मी से बोला, ये कॉलेज में क्या ये लक्षण होते हैं, ऐसे ही किसी लड़के के साथ उठकर सारी लड़कियां आ गई। अरे लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं या किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर दूसरों के घर में मातमपुरसी करने। गुड़िया भी अपनी मम्मी के साथ एकदम खड़ी हो गई, मानो इस प्रश्न में उसकी भी सहमति हो। पर गुड़िया ने पूछा, दीदी वो कार क्या इसी लड़के की थी? वो इतना अमीर है कि रोज कार से आता जाता है। मम्मी चुप थी। तभी गुड़िया ने बोला, आपने उसे कागज में चिट्ठी में लिख करके क्या दिया था? क्या? चाची एकदम चिल्लाई, चिट्ठी लिख कर दी? अरे क्या लिख कर दिया तूने? मम्मी तो एकदम डर गई थी, क्योंकि उस घर में बातें कम और बतंगड़ ज़्यादा होती थी। मम्मी ने जो छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन दी थी, वो उसको किस रूप में लेंगी, मम्मी तो ये सोचकर ही डर गई थी। जी हाँ, आगे की कहानी अगले भाग में। उम्मीद करती हूँ आप मेरे सारे धारावाहिक के भाग सुन रहे होंगे। पसंद आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।